हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगर नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विशिष्ट एवं उन्नत नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इतनी उच्च कोटि का वस्तु विन्यास समकालीन मेसोपोटामिया आदि जैसे किसी अन्य सभ्यता में नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता के नगर का विन्यास शतरंज पट की तरह होता था, यानी ग्रिड प्लानिंग की तरह होता था, जिसमें मोहनजोदड़ो की उत्तर दक्षिणी हवाओं का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब करीब उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। इस प्रकार 4 सड़कों से घिरे आयतों में आवासीय भवन तथा अन्य प्रकार के निर्माण किए गए थे। इस सभ्यता के अधिक स्पष्ट एवं विपुल रूप से अवशेष मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, लोथल आदि से प्राप्त हुए हैं। यानी कि नगर नियोजन और वास्तुकला के अध्ययन के लिए हमें इन नगरों का अध्ययन करना अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है, इनका उल्लेख करना प्रतीत होता है, यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि। सैंधव लोगों ने नियोजित योजना के आधार पर प्रमुख इन नगरों का निर्माण किया। सिंधु सभ्यता के वास्तुकारों ने अपने आवासों की स्थापना से पूर्व नगर नियोजन की ओर अवश्य ध्यान दिया होगा, अन्यथा उस काल में इतना सुविकसित नगरों का विकास नहीं हो पाता। डॉक्टर राजवली पांडे उनका मानना है कि सिंधु सभ्यता का पहला अंग जो दर्शकों को अपनी ओर सबसे ज़्यादा आकृष्ट करता है वह है नगर रचना और भवन निर्माण। इस सभ्यता के अवशेषों को देखने से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो नगर रचना की कला से अवश्य परिचित थे और नगर योजना के अनुसार ही बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सैंधव संस्कृति की राजधानी थी ये दोनों, और दोनों ही नगर ऐसे बने थे कि पश्चिम किनारे पर एक एक दुर्ग बना हुआ था। हड़प्पा के उत्खनन से पता चलता है कि यह नगर 3 मील के घेरे में बसा हुआ था और वहाँ जो भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं उनमें स्थापत्य की दृष्टि से दुर्ग, रक्षा प्राचीर के अतिरिक्त निवास गृह, चबूतरे, अन्नागार आदि का विशेष महत्व था। तो जो वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या आदि जो नगर हैं उनमें बहुत मुख्य रूप से समानता मिलती है नगर निर्माण योजना में, और इनमें से अधिकांश जो पुरास्थल हैं वो पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित 2 टीले पर हैं। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो एक दुर्ग मिले हैं, इन दुर्गों का विस्तार उत्तर से पश्चिम लगभग 410 फीट और पूर्व से पश्चिम इनका 210 फीट माना जाता है। दुर्ग हड़प्पा जो नगर योजना के अंतर्गत आता है, तो पहला आता है दुर्ग हड़प्पा नगर की रक्षा हेतु पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था जो आकार में समकोण चतुर्भुज के समान था। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 460 गज और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 215 गज अनुमानित है और इसकी ऊंचाई लगभग 40 फुट है। जिस टीले पर इस दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसको विद्वानों ने एबी टीला कहा है। हड़प्पा की भांति ही मोहनजोदड़ो का दुर्ग भी एक टीले पर बना हुआ है जो दक्षिण की ओर 20 फुट और उत्तर की ओर 40 फुट ऊंचा है। सिंधु नदी की बाढ़ के पानी ने इनके बीच में कुछ भाग को काटकर इनको 2 भागों में विभक्त कर दिया है। अगला आता है भवन निर्माण कला। भवन निर्माण कला सिंधु घाटी सभ्यता के नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। इन नगरों के स्थापत्य में पक्की सुंदर ईंटों का प्रयोग उनके विकास के लंबे इतिहास का प्रमाण है। ईंटों की चुनाई की जो विधि है ऐसी विकसित कर ली गई थी जो किसी मानदंड के अनुसार वैज्ञानिक थी, यानी कि आधुनिक इंग्लिश ब्रांड से मिलती जुलती थी। दीवारों की जो चुनाई होती थी, मकानों की दीवारों की चुनाई के समय ईंटों को पहले लंबाई के आधार पर और फिर चौड़ाई के आधार पर फिर लंबाई के आधार पर इस तरह से इस क्रम में इसको रखा जाता था। इस तरह की जुड़ाई में ईंटों के किनारे एक सीध में नहीं पड़ते थे, अतः दीवार अधिक मजबूत होती थी और इस पद्धति को क्या कहा जाता है, इंग्लिश ब्रांड के नाम से कहा जाता है। ये मेथड इंग्लिश ब्रांड कहलाता है।
लोथल, रंगपुर, कालीबंगा में भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीज आदि के लिए किया जाता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में मुख्य रूप से पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। उन जो सिंधु सभ्यता के नगरों में जो ईंटें प्रयुक्त की गई थी वो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में अपने अनुपात में 4:2:1 के अनुपात के लिए विख्यात हैं। नालियों को ढकने के लिए 51 सेंटीमीटर लंबी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष प्रकार की ईंटों का भी निर्माण किया जाता था, जैसे उदाहरण के लिए फर्शों, दीवारों के किनारों या कोनों की चिनाई के लिए एल अक्षर की समकोण आकार की ईंटों प्रयोग में ली जाती थी। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के आकार की जैसे आवश्यकता थी, विशेष प्रयोजन या सामान, उस तरह से ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब आता है साधारण आवासीय मकान। सिंधु सभ्यता के जो नगर है, सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु वासियों की गृह निर्माण कला के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। यहाँ के आवासीय जो गृह हैं वो सड़कों के दोनों ओर एक सुनियोजित रूप से बनाए जाते थे। आवासीय भवन आकार में भिन्न होते हुए भी योजनाबद्ध थे। घरों में प्रकाश और हवा की पर्याप्त व्यवस्था होती थी। घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों को पर मुख्य दरवाजे जो थे, खिड़कियाँ, वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, अपितु गलियों और सड़कों की ओर खुलती थी। उत्खनन में छोटे और बड़े सभी प्रकार के दोनों ही प्रकार के मकान के अवशेष मिले हैं। सबसे छोटे मकानों की लंबाई 30 से 30 फीट और चौड़ाई 27 फुट होती थी। बड़े मकानों का आकार इनसे लगभग दुगना होता था और उनके कमरों की संख्या भी दुगनी होती थी। मकानों के मध्य में एक आंगन होता था। आंगन में एक रसोई घर होता था। आंगन के इर्द गिर्द 4-5 कमरे बने होते थे। मकान वस्तुतः 1 मंजिल या 2-3 मंजिल के भी होते थे। ऊपर जाने की सीढ़ियाँ होती थी। इन मकानों की छतें सपाट होती थी और समस्त भवनों का निर्माण नींव डालकर किया गया था और नींव कच्ची या टूटी फूटी ईंटों से भरी होती थी। दीवार में भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक घर में स्नानागार होता था और गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का भी पूरा प्रबंध किया जाता था। उसके अतिरिक्त जो आता है कि हर मकान में जो कुएं होते थे, कुएं प्राय अंडाकार होते थे। उनके ऊपरी भाग पर चारों ओर दीवार बनी रहती थी। पानी रस्सी से निकाला जाता था और रस्सी के घर्षण के चिन्ह भी कुओं के मुंडे पर देखे गए हैं। कुओं के अंदर सीढ़ियाँ बनी होती थी जिनकी सहायता से अंदर प्रवेश कर सफाई की व्यवस्था होती थी। कुओं के निर्माण में ईंटें प्रयोग की जाती थी। कुओं के पास छोटे छोटे गड्ढे पाए गए हैं। उससे लगता है कि संभवतः घड़े रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जो मैंने बताया था कि नगर के अंतर्गत 2 मुख्य भाग होते थे, दुर्ग और जो बताया था मैंने दुर्ग और उसके अतिरिक्त है बस्ती या शहर। तो नगर के पश्चिम में ईंटों से बनी हुई ऊंचे चबूतरे होते थे, उस पर गड़ी का भाग मिलता है। यह चबूतरा बाढ़ के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता था, जो सिंधु नगरों पर आने वाली जो भयानक आपदा थी, बाढ़, उससे रक्षा करता था। और गड़ी में मुख्यतः शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग रहता था। गड़ी के चारों ओर ईंटों से मोटी दीवार बनाई जाती थी जिसमें परकोटे या बुर्ज बने होते थे। और निचले स्तर पर, दुर्ग के निचले स्तर पर शहर बसा होता था जिसमें रिहाई मकान होते थे। यहाँ सामान्य लोग रहते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत सिंधु नगर एक निश्चित पूर्व योजना के आधार पर बने होते थे और ऐसा लगता है कि नगर के दोनों भागों में संपर्क सीमित था। तो इस प्रकार का हमें यानी कि जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उसमें नगर यानी जो है वो है 2 भागों में, एक गड़ी और दूसरा शहर, इस तरह से उसमें बटा हुआ था। अगला आता है नालियाँ यानी कि जल निकास की व्यवस्था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि जो कि सिंधु और रावी नदी के तट पर बसे थे, अतः अतिवृष्टि और बाढ़ से नगर से बचाव के लिए पानी के निकास का तो उचित प्रबंध था।
संपूर्ण नगर में छोटी व बड़ी नालियों का जाल सा बिछा था। ये नालियाँ सड़क व गली के दोनों ओर पक्की तथा ढकी हुई होती थीं, जिनके द्वारा शहर का गंदा पानी बाहर निकल जाता था। प्राचीन सभ्यताओं में गंदे पानी के निष्कासन हेतु इतना उत्कृष्ट प्रबंध हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ की सुंदर नालियों की व्यवस्था है। इनका निर्माण पक्की ईंटों से होता था ताकि जो गलियों के जो जलमल है वो उनका निकास निर्बाध रूप से होता रहे। भवनों की छत पर लगे जो पन्नाले होते थे वो इनसे जोड़ दिए जाते थे। लोथल में भी अनेक ऐसी नालियों के अवशेष मिले हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती थी। इन नालियों के ढकने की पूरी व्यवस्था थी। सड़कों के किनारों की नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुष मुखे का समुचित प्रबंध था। हमें कालीबंगा की जो सड़कों की नालियाँ हैं उनमें ढके होने का कम व्यवस्था देखने को मिलती है। वहाँ पर खुली हुई नालियाँ देखने का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी नालियाँ मिली जो सूखने वाले गड्ढों में गिरती थी और इन नालियों में कहीं कहीं पर दंतक मेहराब भी पाए गए हैं। तो इन नालियों की जुड़ाई में प्लास्टर में मिट्टी चूनने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार घर से गलियों की नालियों में, गलियों से मुख्य सड़क की नालियों में, सहायक सड़कों की नालियों में और सहायक सड़कों से मुख्य सड़क की नालियों में ये नालियाँ एक दूसरे से मिलती थी और अंत में सारा जल जो गंदा पानी है वो शहर से बाहर निकाल दिया जाता था।